नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सिकरियाल। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच तीन खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बीच हैं वीरेंद्र वल्दिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मथुरा दत्त जोशी जी, उत्तराखंड क्रांति दल के एक चर्चित चेहरे हैं और जिलाध्यक्ष हैं चंद्रशेखर। 3 सालों के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं सर? वर्ष 2017 के जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हुए, उन चुनावों में उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले से भी 3 विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व था जी। और वर्तमान में भी 3 विधानसभाओं से प्रतिनिधित्व है। और पिथौरागढ़ में इस जिले की हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की 2017 से लेकर वर्तमान समय के, इसमें इन 3.5 वर्षों का जो कार्यकाल हो जा रहा है, इन 3.5 वर्षों में चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, रोजगार के विषय को लेकर हो, स्वास्थ्य के विषय को लेकर हो, तकनीकी शिक्षा का विषय हो या उच्च शिक्षा का विषय हो, या जो भी जनता से जुड़े हुए विषय है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, जिन विषयों को लेकर जनता हमेशा आंदोलनरत रहती है, संघर्षरत रहती है, इन विषयों को उत्तराखंड की वर्तमान सरकार ने, त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छी तरह समाधान करने का कार्य पिथौरागढ़ में किया है, जिसके तहत हमारे यहाँ 23 हॉस्पिटल का निर्माण अंतिम चरण में पहुँच चुका है। जो हमारी यहाँ से कॉमर्शियल फ्लाइट चली लेनी चाहिए हवाई पट्टी से, इससे हमारे यहाँ से दिल्ली और देहरादून पन्नगर के लिए जो है हमारी कॉमर्शियल फ्लाइट पिथौरागढ़ जनपद से चल रही है। इसके साथ साथ पूरे पिथौरागढ़ जिले में चारों विधानसभाओं में जो सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। आज एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जो ग्राम पंचायत सड़क, मुख्य सड़क से न जुड़ी हो, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति किया गया, जिसके लिए 350 करोड़ का धन केंद्र सरकार से आवंटित भी हो गया उत्तराखंड सरकार को। इसमें भी शीघ्र कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसी चारों तरफ से जो हम देखेंगे, जब हम इसे 3.5 वर्ष के कार्यकाल का मूल्यांकन करेंगे तो इसमें पाएंगे कि पिथौरागढ़ में जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन मुद्दों से जुड़े हुए जितने विषय थे, उन विषयों का समाधान करने का प्रयास किया है। और यह संघर्ष का प्रयास अभी सरकार का आगे भी जारी है। जो सर ने कहा कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका 3 साल का, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वीरेंद्र वल्दिया जी वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और सरकार का पक्ष रखने का उनका नैतिक दायित्व भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। वो अपनी पार्टी की बात जरूर कहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिथौरागढ़ की बात करेंगे, 3 साल में कोई ऐसी एक उपलब्धि बता दीजिए जिससे किसी का भी कल्याण हो, किसी वर्ग का, चाहे नौजवानों को ले लीजिए, चाहे छात्रों की बात कर लीजिए, चाहे व्यापारियों की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने अभी कहा कि हमने बेस हॉस्पिटल बनाया, अच्छी बात है, सरकार आपकी, आपने बनाओगे तो कौन बनाएगा? हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम सवाल खड़े करें। ये बेस अस्पताल तो 2004 में, मेरे साथ अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रमुख थे हमारे साथ ही, हमारे मेरे ब्लॉक में प्रमुख थे। 2004 में तिवारी जी की सरकार थी, दोनों अस्पतालों को मिलाकर हमने कह दिया था कि बेस हॉस्पिटल बना दीजिए। उसके लिए पदों का आवंटन भी कर दिया था, पद सेंक्शन हो गए थे और पोस्टिंग भी लगभग हो गई थी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। सम्मानित विधायक जी आज स्वर्गवासी हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने विरोध में बैठ गए, रात में बैठ के साहब पेश तो होना ही नहीं चाहिए, इसको नहीं अलग बनाए। ठीक है, आपने अलग बनाया, आपकी सरकार है, वो पेंडुलम की तरह घूमता है। कांग्रेस की सरकार आई तो थोड़ा दिन तय हुआ, ठीक है, बेस हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन अभी अगर 2004 में बेस हॉस्पिटल बन जाता, आज उसकी उम्र 16 साल हो और अभी तक आप उसको बना नहीं पाए हैं, तो बन रहा है। ये तो भला है कि ये कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं होगी, कुछ पैसा आनंद फानंद में देना पड़ा सरकार को, तब बेस हॉस्पिटल की व्यवस्था हुई। ये तो आपकी बेस की बात है। मेडिकल कॉलेज 2016 में कांग्रेस की सरकार खोल के हुई थी, केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज। क्या केंद्र सरकार 16 से लेकर आज तक सोई थी? अब आज आपकी सरकार ने पैसा दिया होंगे, कोई एक हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारा भी है, हरिद्वार का भी है, रुद्रपुर का भी है, 3 मेडिकल कॉलेज को आपने पैसा दिया। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये जानकारी दे दीजिए
मैं भाजपा के मित्रों से कहता हूँ कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने नया क्या किया? आपने हवाई जहाज उड़ाने की बात की, अच्छी बात है। 1988 से हवाई पट्टी बन रही है। 93 में मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम नबी आज़ाद जी आपके नागरिक उड्डयन मंत्री थे, मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे यहाँ पर। 93 में जहाज उड़ गया था साहब यहाँ तो। अब 93 से आज का अंतराल लगा दीजिए, कितने साल बीत गए हैं। और आज आपने जहाज उड़ाया तो कभी वो हवा में दरवाजे खोल रहा है, कभी उसका टायर पंचर हो जा रहा है। आपने 9 सीटर चलाया, अगर आप थोड़ा जल्दी चला देते तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो नैतिक दायित्व है सरकारों का, जो सत्ता में होते हैं उनको काम करना होता है। विपक्ष से निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, वो अपनी बात कहेगा। आपसे हम जवाब चाहेंगे। कांग्रेस का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पे, और जैसे उन्होंने एक सवाल किया था, अभी मैं आऊँगा सबके पास इस पर कि क्या नया किया उन्होंने, क्या कहेंगे आप इस पर? रही बात पिथौरागढ़ में विकास कार्यों की, या आपने जैसा कि मुझे कल बताया था कि 3 साल में 20 साल वाला हम इसके संबंध में यहाँ पर रखेंगे बातचीत, तो माननीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे हैं, उनकी बातें भी हमने सुनी और माननीय जोशी जी ने भी अपना पक्ष रखा है यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के पूर्व में भी आपसे बात हो चुकी थी, तो मैं समझता हूँ कि जो भाई भाई वाली बात है वो यथार्थ रूप में सत्य है। क्योंकि 2000 में जब से राज्य बना है उसके बाद से जितने भी विकास कार्य, केवल हम जनपद पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो जनपद पिथौरागढ़ के जितने भी विकास कार्य हैं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में ये दोनों कार्य, ये सारे कार्य रुके पड़े हैं, लंबित रहे। आप हवाई पट्टी का मामला ले लीजिए, इसमें कभी कांग्रेस कहती है हम उड़ाएंगे, कभी भाजपा कहती है हम उड़ाएंगे, केवल श्रेय लेने के लिए जहाज यहाँ पर सेवा शुरू की गई है। और रही बात सेवाओं की, जैसा कि जोशी जी ने अभी कहा कि कभी हवा में दरवाजा टूट जा रहा है उसका, कभी कोई दिक्कत है, कभी खराबी आ जा रही है, तकनीकी खराबी। इसके साथ साथ यदि सत्ताधारी पक्ष का वास्तव में यहाँ के लोगों को हवाई सेवा देने का उद्देश्य होता, तो जितनी अभी समस्याएं आ रही हैं वहाँ पर 4 या 5 मकान ऑब्स्टिकल बने हुए हैं उसके लिए। सेना के बड़े बड़े जहाज वहाँ पे आते हैं, वो सामग्री ले जा रहे हैं लिपुलेख के रोड के लिए, तमाम मशीनरी उसमें गई है, उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। केवल जो नागरिक सेवाएं हैं उनके लिए ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। चलिए हम मानते हैं ऑब्स्टिकल हैं भी, तो उस स्थिति में उनका निवारण करना तो जरूरी है। और इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल का मामला था, मेरी बात पूरी होने दीजिए, हॉस्पिटल का ही मामला है, बेस हॉस्पिटल का मामला है। बेस हॉस्पिटल का मामला भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपने अभी दोनों नेताओं को सुना है हमारे सामने, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चक्कर में एक बार कांग्रेस ने 2002 में महिला चिकित्सालय में बोर्ड लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, अनशन में बैठ गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस पैमानों में जगह चयनित करके कार्य प्रारंभ किया, कांग्रेस का विरोध हो गया कि वहाँ नहीं होना चाहिए, शहर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, वो तो व्यवहारिक बात भी थी, शहर के नज़दीक जितना होगा लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बहुत दूर अच्छा भी नहीं है। रही बात वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए विकास कार्यों के संबंध में। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के दोनों दलों के झगड़ों के चक्कर में हमारे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कम से कम हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको विकास कार्यों में तो राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए, राजनीति को सामने नहीं लानी चाहिए। अच्छा, तीसरी बात, सड़कों का जाल। आपने कहा था कि तमाम सारे गांव, सारी ग्राम सभाएं सड़कों से जुड़ चुकी हैं। कल ही एक मामला आपके पास सड़क का है, आपने कल की अपनी न्यूज़ में शायद उसको उजागर भी किया है। तो ऐसे ही कई मामले हैं। अभी आप इस सड़क से आए होंगे, इस सड़क का हाल देखा होगा। ये सड़क केवल तभी रिपेयर होती है जब मुख्यमंत्री जी यहाँ से आएंगे या प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। तो आम जनता का भी तो कोई अधिकार है अच्छी सड़क पे चलने का। क्या सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं देखती है, इन चीज़ों को क्यों नहीं देखता? केवल सड़कों का जाल बिछाना, कंस्ट्रक्शन करना ही बड़ी बात नहीं है, उसकी गुणवत्ता को देखना भी बहुत जरूरी बात है। कई चीज़ें हैं, अब समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम चाहेंगे कि अगर जनता से कोई एक सवाल लगे किसी का, प्लीज आप हो गया इससे जरूरत है इसकी। हाँ, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, मैं सिर्फ एक आम जनता हूँ यहाँ पे।
आप सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों पार्टी यहाँ पे हैं। तो ये बताइए, मैं जनता की क्या गलती है कि आपकी दलगत राजनीति में मैं बेस हॉस्पिटल का विगत 10-15 साल वेट करने के बाद मैं अभी भी वेट करूँ कि मुझे सुविधाएं कब मिलेंगी इन पार्टियों की, जो कि हाँ बीजेपी बोलती है कि हम ये करेंगे, कांग्रेस आएगी ये करेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। मैं अपने को कहाँ इसमें स्थित पाऊँ कि मुझे कब ये बेस हॉस्पिटल मिलेगा। आप लोग सबसे यही है, आप राजनीति करके धरातल पे देखिए बने। सबसे पहले हम लोगों से बीच आप पिथौरागढ़ के बात करूँ, मैं अपनी पिथौरागढ़ की बात करूँगा। आप लोग पिथौरागढ़ के हैं सभी लोग, जब आप ये किसी पार्टी में जाते हैं तो आपको ये पार्टी की ज़्यादा वो होती है। मैं आपको सब पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि नहीं, यहाँ जनता को ज़्यादा आपके मुद्दे ऊपर रहने चाहिए? पहले सवाल तो मेरे आपसे ये होगा। नंबर दूसरी बात आई है हवाई यात्रा को लेके। इतने साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पे, सब चीज़ देने के बाद, यहाँ की जमीन यहाँ जाने के बाद, यहाँ पे जो लोगों को इतने सांत्वना के बाद आज तक एक नियमित रूप से हवाई सेवा नाटक नहीं मिल रही है। कितने ही यहाँ की इमरजेंसी केसेज होते हैं जहाँ पे हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये बताइए, इन दोनों राजनीति के बीच हमारी वो हवाई सेवा कब मिल पाएगी? मानते हैं अभी या फिर अगर केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या ये जो अडानी को अभी मेरे ख्याल से एयरपोर्ट दे दिया गया है अथॉरिटी लखनऊ पे, क्या वो चीज़ें जो व्यक्तिगत तौर पर किसी को सपोर्ट की जा रही है, क्या जहाँ पे फायदे के सौदे होंगे वहीं पे सपोर्ट किया जाएगी? यहाँ पे क्यों उनको नहीं लाया जाता कि जो अथॉरिटीज को डेवलप कर सके, ताकि हम लोग की जनता को एक सुविधा मिल सके? ये राजनीति नहीं, मैं एक जनता के नाम पे आप सबसे पूछ रहा हूँ। तो आज ये मानते हैं कि 36,000 में, अब अगर यहाँ पे टेस्टिंग की बात करते हैं तो 1200 से 1300 सैंपल यहाँ से गए हैं जो टेस्ट के लिए गए थे, उसमें भी 20-30 सैंपल तो वहाँ तक पहुँचने तक ही गड़बड़ हो गए थे कि अब ये लगा ली यहाँ से सैंपल जाने के बाद कितना उसमें दिक्कत होती है, सैंपल यहाँ से हल्द्वानी नहीं पहुँच पा रहा है। और 1300 सैंपल ये 4-5% उन प्रवासियों में से सैंपल नहीं हुए हैं, 4% में से आप ये माने कि काउंट पॉजिटिव केस यहाँ पे आए हैं। अगर यही आंकड़ा अगर सही तरीके से कुछ इस आंकड़े को बढ़ाया जाता, क्या ये केस और नहीं होते? या फिर हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसमें कुछ बूम आए और उसके बाद हम अपनी लचस व्यवस्था के एक आईसीयू वार्ड पे, जब आप आज हम ये बीएस और मेन हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग कितना रिकवर यहाँ पे कर पाएंगे, इस लड़ाई को जीत पाएंगे? बेस चिकित्सालय को लेकर जो पहला प्रश्न था इनका, उस पर जाना चाहूँगा। बेस चिकित्सालय को लेकर मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूँ। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ जनपद में संचालित होगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते। हवाई सेवा को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कॉमर्शियल फ्लाइट किसी भी एयरपोर्ट से चले, आपने अगर किसी ने देखा होगा तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जब हमारी हवाई सेवा चली अन्य राज्यों के लिए, तब जॉली ग्रांट की स्थिति क्या थी, पद्मनगर की स्थिति आज भी देखने को मिलती है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा के भाव से इस हवाई सेवा को प्रारंभ किया। जो भारत सरकार की उड़ान योजना है, यह हवाई सेवा उस उड़ान योजना के अंतर्गत चलती है, जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, जो जनता के लिए हवाई सेवा चलती है, उसके मानक होते हैं। उन मानकों में नियंत्रण रहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA का। उसके साथ जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार का है, सारी औपचारिकता उत्तराखंड सरकार ने पूरी की है। जिसका उदाहरण है कि इसी हवाई पट्टी से चाहे 9 सीटर चला, 9 सीटर चला, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उस 9 सीटर जहाज से हजारों लोगों ने दिल्ली, देहरादून, पन्नगर की उड़ान सुचारू रूप से उसमें योगदान उत्पन्न हुआ। उसके लिए सरकार या आप अन्य किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं बोल सकते कि सरकार ने जरूर प्रारंभ किया हवाई सेवा। इसमें हेरिटेज एविएशन जो हवाई सेवा देती है, उसके अन्य भारतवर्षों में भी चाहे किसी रूप में सेवा देती है, तो उस कंपनी का चयन हुआ है। उस कंपनी के तरफ से कहीं पर हवाई जहाज में तकनीकी खामी आई हो या कोई ऐसा विषय रहा उसके कारण विलंब हुआ हो, वो जरूर हो सकता है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, उसके बाद हवाई सेवा पुनः दोबारा चली है। और जहाँ तक बात है कि उस हवाई सेवा को हमारे नागरिकों की जान जोखिम में डालकर, यात्रियों की जान जोखिम में डालकर, ऐसा कहीं से कहीं तक विषय नहीं। आप एक साक्ष्य ऐसा बता दीजिए जहाँ पर कि उन्होंने अलर्ट रहते हुए अगर कोई तकनीकी खराबी भी आई तो वहाँ पर यात्रियों को बताया कि तकनीकी खराबी अभी हम नहीं जा सकते। ऐसा सब एक हमारी सुरक्षित यात्रा। सैंपलिंग को लेकर जो आप विषय आ रहा है, सैंपलिंग जब से हमारे पहले भी सैंपलिंग हुई, जब हमारे जो बंधु अन्य प्रदेशों से यहाँ पर है उससे पहले भी सैंपलिंग हुई, तब लगातार इस जिले में चाहे सैंपलिंग इस आधार पर होती है, स्वास्थ्य विभाग को जो अपने मानक है
उन मानकों में अगर कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टिया हम देखते हैं कि उस पर ऐसे लक्षण पाए जा सकते हैं, या चाहे उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने का विषय हो, तो वहाँ पर उनको स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर का जो पैनल बना है उस पैनल को लगता है कि उसका सैंपल लेने की आवश्यकता लेते हैं। जो से हमारे बाहर से बंधु लोग आए, उसमें जो प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था बनाई, जितने व्यक्ति बाहर से आए हैं प्रत्येक बस के तौर पर बसें जो आई, प्रत्येक बस से 5 व्यक्तियों की सैंपल रैंडमली 5 व्यक्तियों की टेस्टिंग हुई। वो टेस्टिंग इसलिए हुई कि उस बस में अगर आए तो 5 व्यक्ति उठाए, तो उस बस से अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो भाई उस बस में जितने लोग आए उनका सब पूरा हमारे पास विवरण उपलब्ध था, कहाँ से आए, किधर जाना है, कैसे जाना है करके। तो जो रैंडमली टेस्टिंग की उस आधार पर टेस्टिंग बढ़ाने का निर्णय लिया, और जितना पॉजिटिव आते गए, जो लोग कोई पॉजिटिव केस आए हैं आप देखेंगे तो उन पॉजिटिव केस के संपर्क में आए व्यक्तियों की टेस्टिंग हुई, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, क्वारंटाइन किया गया। अगर उन पर भी लक्षण पाए गए तो वहाँ पर जो है उनकी भी टेस्टिंग हुई है। जिस व्यक्ति में लक्षण पाए नहीं गए और सामाजिक तौर पर हमारा जनपद इतना सुरक्षित था कि यहाँ पर जो एक डर था, जो वातावरण बना था कि जो हमारा जो सोशल हमारा जो स्प्रेड कर जाएगा, ये कोरोना वायरस समाज में फैलेगा, वो चीज़ें जब देखने को नहीं मिली तो इसीलिए कम सैंपलिंग हुई है। ये इसके कारण से जो सैंपलिंग कम हुई, इसका कारण ये है न कि लापरवाही। आपका क्या सुनना हुआ? मयूर जी ने जो सवाल उठाया बड़ा अच्छा सवाल और वाजिब सवाल है शिला के लिए। देखिए, मैंने जो पहले ही कहा अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी अपनी पार्टी को बचाएंगे, अपनी सरकार को बचाएंगे, उन्हें कहना भी चाहिए। मैंने पहले ही कहा 2004 में अगर बेस वहीं पर भी बनने देती भारतीय जनता पार्टी, आज बेस की उम्र 16 साल हो जाती। आज ये अन्यत्र बनाते, कहीं बनाते। तत्कालीन विधायक माननीय प्रकाश पंजी थे, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की ज़्यादा होती है। सरकार का काम था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी था, तो कांग्रेस की सरकार ने बेस हॉस्पिटल यहाँ पर खोला और दोनों अस्पतालों को मिलाकर खोला। कोई छिपी हुई बात नहीं है, अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं। जियो हो गया, अधिकारियों की नियुक्ति होगी, डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, सारे स्टाफ की होगी, सब कुछ हो गया। आपने ठीक है जियो रद्द कराया, क्या तत्कालीन विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर खोलो, आप हम जमीन दे रहे हैं, कहीं तो करवाते। आपने 2003 के बेस को 2007 तक इंतजार करवाया, आपने खुलने नहीं दिया। आपकी जिम्मेदारी थी किसी भी जनप्रतिनिधि की, चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी का हो, अगर वो चुन के गया है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि वो अपनी जनता के हित में काम करे और सरकार को सुझाव देना उनका काम। पहले तो 2007 तक पेंडिंग कर दिया, ठीक है। मैं बहुत साफ बोलता हूँ, बहुत राजनीति में उसको उलझाता नहीं। आपकी 2007 में भाजपा की सरकार आ गई। अगर आप इतने बड़े ईमानदार थे, 2007 से 2012 5 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में क्या कोई छोटा समय होता है? 5 साल का। और महत्वपूर्ण मंत्री थे, स्वर्गवासी है, मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान उनका करता था और बहुत अच्छे हमारे संबंध भी रहे। वो भी सरकार के पक्ष में रहते थे, की बात करते थे, या विपक्ष में थे तो वो विपक्ष की बात करते थे, हम अपनी सरकार की बात करते थे। मैं तो लगातार बैठ रहा था, इनके साथ में बैठ रहा था। क्यों नहीं किया उन्होंने साथ? बार बात और इसकी सरकार आ गई, ठीक है, विवाद हो गया, 5 साल हमारी सरकार ने भी काट दी। पर आज तो 3 साढ़े 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हो गए और 2014 से केंद्र में सरकार है। क्या इनके सांसद की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? सांसद वो नहीं कह सकते, नहीं, एक मेरा सवाल, वो नहीं कह सकते थे कि पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल की जरूरत है। ये पिथौरागढ़ अकेले, पिथौरागढ़ शहर के लिए नहीं है, पिथौरागढ़ जिले के लिए नहीं है। पिथौरागढ़ का अस्पताल, नेपाल के लोग भी यहाँ आते हैं, बागेश्वर का मरीज यहाँ आता है, चंपावत का मरीज यहाँ आता है। 3 जिले तो आपके उत्तराखंड के फीडर होते हैं, चौथा आपका नेपाल के 2 जिले हैं, धारचूला और आपका बेहतरी। 2 जिलों को भी क्या किसी जनप्रतिनिधि जो भी चुने गए, किसी की भी इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम जल्दी बेस हॉस्पिटल तैयार कर दें साहब। आज अभी भी मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ अध्यक्ष जी ने कहा, स्वागत है इनकी बात का, धन्यवाद भी करूँगा अगर 2021 में अगर तैयार हो जाए। छज्जा गिर रहा है, जो निर्माण कार्य हो रहा है वो बनने से पहले, उद्घाटन करने से पहले, अभी तो मैंने कहा ना कि कोरोना की मेहरबानी है, बेस में थोड़ा बहुत फर्नीचर आ गया, जो पैसा इधर उधर से डायवर्ट करके भी वहाँ डाला है सरकार, डालती है सरकार, करती है उसका,
किया उन्होंने काम, और अगर अब 2021 में ये कर दें, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार होगा, इनमें सार्वजनिक मंच से धन्यवाद करूँगा। कम से कम आप इसके प्रति संवेदनशील तो रहे हैं कि पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध रहनी चाहिए। सीमांत जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय जनपदीय सीमाएँ भी लगी हुई हैं, इसलिए भी आवश्यक है उसको बनाना था। ये हम आरोप लगा रहे हैं, जो आपने बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पहले भी बहुत स्पष्ट रूप से इनके चैनल पे तब भी कहा था, लेकिन सवाल उठेगा, जो वर्तमान सरकार है जवाब उसको ही देना पड़ेगा, व्यवस्थाएं उन्हीं को करनी पड़ेगी। पीपीई किट मैंने पहले भी सवाल खड़ा कर, कितने अधिकारियों कर्मचारी को मिले हैं साहब? आपने एक ICU यहाँ खोला है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे अब वक्त दीजिएगा, थोड़ा लंबा लंबा है भी। आपने यहाँ पर ICU खोला, सरकार की क्या उसमें भागीदारी है साहब? एक NGO है हंस फाउंडेशन, उसने सारा फंडिंग करके आपके NGO आपका ICU खोल दिया। उस ICU के लिए सरकार अभी तक स्टाफ नहीं दे पाई, न वहाँ टेक्निकल स्टाफ है। हार्ट स्पेशलिस्ट मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलत काम किया, कांग्रेस ने गलत काम किया ना, हम 11 में आ गए। आपने तो अच्छा काम किया था, आप 57 में आए थे, 3.5 साल में एक हार्ट स्पेशलिस्ट तो यहाँ ले आते, एक तो कहीं से लाते ना, ये अंतर्राष्ट्रीय जनपद है कुछ तो कर देते। ICU में आप एक स्टाफ दे देते। अभी भर्ती हुई, अभी इतनी बड़ी बंगलिंग, कितनी बड़ी अनियमितताएं उस भर्ती में हैं, अगर वो खुलेगी स्वास्थ्य विभाग में, भाजपा की सरकार है। मैंने सवाल उसमें भी खड़ा किया था, फिर लिपापोती होगी साहब। हमने कहा चलो यहीं के लड़कों को रोजगार मिला, वो डिफॉल्टर कंपनी दे, वही कंपनी दे, भाजपा के कार्यकर्ता को मिला तो वो भी तो पिथौरागढ़ का निवासी है, चलो उसी के परिवार को मिल जाए। देखा चलिए करने दीजिए। कहीं एक मैंने सवाल पहले कहा, एक काम बता दो। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर देता हूँ, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, प्रकाश पंत जी के कार्यकाल में खुला, अच्छी बात है। आप कहाँ ले गए इंजीनियरिंग कॉलेज? देखो कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। अभी बेस की बात आपने की, मैं उसको कहना भूल गया, चंडाल में आपने खोला, अगर वो पिथौरागढ़ में ही बेस हॉस्पिटल तभी खुल जाता, आप चंडाल न ले जाते तो क्या गलत काम था पिथौरागढ़ में खुलना? हमने कहा कि पिथौरागढ़ के नजदीक आप देखते इतनी बड़ी जगह खुली, आपने 8वां स्लिप बोल देते, हमारे में जगह जगह थी। हमने कहा मना किया था, आपको 5 किलोमीटर में था, बैसकोली में लगा हुआ 3 किलोमीटर में एक्चुअली खत्म हो जाता है। आप जागपुरा रोड में ले आते, आप यहाँ ले आते, कहीं पर भी नजदीक ले आते, आप खोल सकते थे। लेकिन उलझाना है ना आपने तो मुद्दों को, चाहे कोई भी राजनीति, अगर राजनीति दल ईमानदारी से काम करें, स्पष्टता से काम करें, कभी मुद्दे नहीं उलझेंगे। बहुत आसान काम है। जहाज चलाया आपने कहा, उड़ान योजना में आपने सेलेक्ट करवा दिया, अच्छी बात है, कर दिया। 9 सीटर क्यों दिया साहब? और मैं खुलासा और कर दूं, ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जिस पर जहाज ही नहीं है। क्या कभी हुआ आप एक गाड़ी आप देना चाहोगे किसी को भी, किसी विभाग में गाड़ी लगाओगे, क्या आप पे गाड़ी का पहले कागज मांगेंगे ना? बिना गाड़ी के कागज देके कोई अधिकारी आपकी गाड़ी हायर नहीं करेगा। ऐसी तो कंपनी को दे दिया, उसके दरवाजे खुले आसमान में, टायर खुल गया जमीन में, और उसके बाद 2 दिन चलता है, 3 दिन बंद कर दिया, उसके बाद कहा कि हम फिर चलाएंगे, फिर कह दिया हम फिर चलाएंगे। अभी भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप चलाओ। हम कह रहे हैं आप 22 सीटर उतर रहा, 72 सीटर सेना का जहाज उतर गया इस हवाई पट्टी पर, सबने देखा, कोई मैंने व्यक्तिगत नहीं देखा। क्या आप 42 सीटर एक जहाज नहीं चलवा सकते हो? यहाँ दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपके नेताओं ने कहा कि अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी संवारेंगे। क्या संवारा साहब? आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? अभी आपके जो 35,000 आपके यहाँ आ गए हैं, मैंने पहले भी कहा था हम उनको प्रवासी नहीं मानते। जो व्यक्ति अपने घर आ रहा है वो काहे का प्रवासी हुई? अपने पेट की आग बुझाने के लिए गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, तमिलनाडु गया, आंध्र प्रदेश गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, अपना काम कर रहा है, रोटी रोजी कमा के ला रहा है। मनी ऑर्डर सिस्टम है या बैंक से पैसा लगता है। पिथौरागढ़ भी तो लग रहा था। आज पिथौरागढ़ की अर्थव्यवस्था वो 35,000 आदमी 5,000 के हिसाब से भी पर मंथ भेज रहा होगा अपने घर में। आप मल्टीप्लाई कर लो कितने की अर्थव्यवस्था आपकी चौपट होगी। अब आप उनको क्या रोजगार होगी? कल कहीं सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात पर सवाल उठा सकते हैं आप, कोई मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा हम क्या गलत कह रहे थे? हम कह रहे, मैं खुद कह रहा था, मैं पार्टी का पक्ष रखता हूँ, बार बार बोल रहा था। हमने कहा कि आप जितने हमारे लोग बाहर हैं उनको आप विदिन टाइम यहाँ ले आइए, ये बीमारी फैलेगी।
जब 30 तारीख को पता चल गया था आपको कि कोरोना हमारे यहाँ प्रवेश कर गया, केरला में पहला केस मिल गया आपको, उसके बाद आप 22 मार्च तक सोते रहे। सरकार सोती नहीं, चाहे प्रदेश की है चाहे देश की है। और हम पे आरोप लगता है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में केरला में अगर हाथी मर गया तो उस पर राहुल गांधी को कह दिया कि हाथी क्यों मरा, राहुल गांधी जवाब देंगे। सर अभी आएंगे ये राजनीतिक वातावरण है इस देश में। कमिश्नर सर के पास भी आना चाहूँगा। सर आपका क्या कहना है? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आपने जो प्रश्न किया था, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बजाय आपने बेस हॉस्पिटल कब बनेगा ये पूछने के, ये पूछना चाहिए था कि जितने भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हम उदाहरण ले लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ अभी तक क्यों नहीं है। देखिए, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे जनपद के सीडीओ को अल्ट्रासाउंड करने के लिए छुट्टी के लिए यहाँ इतने पीएससी और इतने सीएससी यहाँ पे है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट पूरा हॉस्पिटल का जिम्मा संभालेंगे, ठीक है। और कहीं पे ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे 4th क्लास का हॉस्पिटल का जिम्मा सौंपा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न करना चाहिए था कि जिला अस्पताल में तमाम जितनी डॉक्टरों की वैकेंसीज हैं वो सबसे पहले सरकार पूरी करे, क्योंकि यहाँ पे इतना लोड है तमाम, जैसा अभी माननीय जोशी जी ने कहा था, मुंशियारी धारचूला, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं, नेपाल के पेशेंट आते हैं, चंपावत से आते हैं और अल्मोड़ा से लगे सीमाओं के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। जनपद का लोड तो अपना ही है, इतना घनत्व हो गया है यहाँ पे आबादी का। तो सबसे पहले तो सरकार यहाँ पे जितने भी डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करे, स्टाफ की कमी है उसको पूरा करे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर नया हॉस्पिटल, चलिए बेस हॉस्पिटल बन रहा है, केवल बिल्डिंग बना देने से मैं नहीं समझता हूँ कि बेस हॉस्पिटल चल रहा है। वहाँ पे बिल्डिंग बनने तक इनको सारे स्टाफ की तैनाती करनी चाहिए, तब जाके बेस हॉस्पिटल बनने का फायदा है। और रही बात, आप दोनों तो झगड़ते रहेंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, झगड़ा हमेशा सुनने में आता है। देखिए, मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, केवल एकमात्र सॉल्यूशन। उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, राज्य आंदोलन चलने के बाद जब आंदोलन एकदम पीक पर पहुंचा तो उस समय क्या हुआ, हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय देवेगौड़ा जी थे, पिथौरागढ़ में वो आए, उन्होंने जनता की मांग को देखते हुए, यहाँ के जन दबाव को देखते हुए देव सिंह ग्राउंड से, स्टेज से, मंच से घोषणा की कि कांग्रेस सरकार उत्तराखंड बनाएगी। उत्तराखंड पूरा नहीं कह पाए, उत्तराखंड कहा उन्होंने। तो भगतदा ने हम बड़ी खिल्ली उड़ाई थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस यहाँ पर उत्तराखंड कराएगी। मुझे याद है, चूँकि भगतदा के साथ हम लोग बैठते रहते थे मंचों में। तो उसके बाद फिर जब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगा, कांग्रेस को भी ये लगा कि बगैर उत्तराखंड राज्य का गठन किए यहाँ पे हमारी राजनीति नहीं चलने वाली है। तो आनंद फानन में सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की घोषणा की। वो केवल घोषणा इसलिए की कि हमें श्रेय मिलता है, बजाय इसके कि उन्होंने राज्य की जो मूल अवधारणा थी उस पर जाने के बजाय जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उनको समझने के लिए उसके उन्होंने राज्य की घोषणा तो कर दी। अब ये केवल एक ऐसा हो गया है कि आप ये मान के चलिए, मैं थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहूँगा, माननीय अध्यक्ष जी बुरा मत मानिएगा आप लोग भी, किसी दूसरे के गर्भ में पले बच्चे को एडॉप्ट कर लेता कि मैं इसकी परवरिश करूँगा और उसके बाद उसकी परवरिश में अवहेलना, वो स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। और रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस यहाँ का कितना विकास कर पाएगी, कितना क्या कर पाएगी, मैं तो नहीं समझता हूँ कि चूँकि राज्य की मूल अवधारणा को ये लोग समझते नहीं हैं। यहाँ ये स्थिति आज, जैसा आपने कहा था अध्यक्ष जी ने कि 35,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 35,000 से ज़्यादा। तो आज उन लोगों को वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती कि यहाँ पर अगर उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 सालों के भीतर
शिक्षित बेरोजगारों को या यहाँ के बेरोजगारों के हाथों को रोजगार दिया जाता तो उन लोगों को आज गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लखनऊ या महाराष्ट्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ से पलायन की दर रुक जाती है। सबसे बड़ी बात है तो उत्तराखंड क्रांति दल की ये सोच थी कि यहाँ पर जितने भी संसाधन है उत्तराखंड में, उन संसाधनों को लेकर यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग हैं, युवाओं के हाथों को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, ठीक है, और यहाँ पे जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को डेवलप किया जाए, ये हमारी सोच थी। और उन पर 1% भी काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, बेरोजगारी की बात आप लीजिए, बीच में बड़ा वायरल हुआ था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान कि बेरोजगारी उत्तराखंड में -1% बेरोजगारी, ये बड़ा वायरल हुआ था, सभी ने देखा होगा। तो उन्होंने कहा -1%, इसका मतलब ये है कि जितनी बेरोजगारी है उससे भी 1% आपने फालतू रोजगार दे दिया, यही हुआ। तो बताइए, जिस आदमी को ये मालूम नहीं है मुख्यमंत्री रहते हुए कि हमारे राज्य में कितनी बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार लोग हैं, तो वो क्या यहाँ की समस्याओं को समझे। विषय है जिले में सबसे पहले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करना। मैं पहले भी आप के यहाँ पर बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है वो है जनसेवा। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जो जनता के अनुरूप जो उनकी आवश्यकता रहती है उन विषयों को गंभीरता से लेकर उनका समाधान करती है। बात आई व्यवस्था को लागू करने की, मैं व्यक्तिगत तौर पर गुणराज जी का, जोशी जी का, दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। राजनीतिक रूप से 2-4 बातें यहाँ पर अवश्य कहना चाहूँगा। बात यूकेडी की कर लेते हैं। यूकेडी के जो जननेता रहे जिन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष को हम स्वीकार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके संघर्ष को स्वीकार नहीं करते। लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जब आप पाएंगे कि जब चर्चाओं में आप भागीदारी करेंगे, जब सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच जब आप कहेंगे, तो वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक, 2007 से लेकर 2012 तक और 2012 से लेकर 2017 तक का जो शासनकाल रहा है उत्तराखंड की सरकारों का, इसमें यूकेडी की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जिसमें 2 कार्यकाल जो है 2007 से 12 और 12 से लेकर 17 तक, इसमें इनके माननीय विधायकों को कैबिनेट मंत्री रहे। और कैबिनेट मंत्री किसी भी सरकार में, चाहे वर्तमान की भी सरकार है, पूर्व की सरकार नहीं, तो कोई भी निर्णय अगर लागू होता है, चाहे स्वरोजगार का विषय रहा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का विषय रहा हो, चाहे अच्छी जनता की उपयोगी जो योजनाएं लागू करने का विषय रहा, तो उस पर कैबिनेट में निर्णय होते हैं। जब आपकी सरकार में भागीदारी थी, जब आपने सरकार को समर्थन दे रखा था, उस वक्त आपने इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया। आज अगर मैं कहूँ, मेरे पास अगर यहाँ पर कोई ऐसी पावर नहीं कि मैं भाई अपने कलम से कोई भी व्यवस्था अपने समाज में लागू कर सकूँ, जनता के हित में लागू कर सकूँ उस विषय को, तो यह मैं सरासर गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जब आपके पास समय था, आपके कैबिनेट मंत्री थे, आपका जो शीर्ष नेता है तो माननीय काशी सिंह हैरिस जी, जिनका संघर्ष का जीवन बड़ा लंबा रहा है, उसका मैं सम्मान भी करता हूँ। 2002 से लेकर 7 तक उत्तराखंड की विधानसभा में विधायक थे। मात्र आप हिल्टन, जो हमारा हिल्टन है, उसके आप जो है अध्यक्ष नामित हुए सरकार से, इस कीमत पर आपने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को समर्थन दिया है। 2007 से लेकर 12 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो गठबंधन की सरकार थी उत्तराखंड में, जिसमें यूपीडी की प्रत्यक्ष भागीदारी थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट जी रहे। 2012 से लेकर 17 की बात करें तो इस बीच में भी यूकेडी के कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम कुमार जी। जब आपके 3 के 3 सरकारों में भागीदारी है, कोई विषय आपको लगता था कि भाई जन भावना के अनुरूप इस विषय को तो सरकार नहीं ले रही है, या इस बात का कोई भी बात जो सरकार जो आप मनवाना चाह रहे थे, जो व्यवस्था आप लागू करना चाहते, उस वक्त सरकार से बाहर आ जाते। हम भी कहते हैं आप मजबूत विपक्षी की भूमिका में है। आज यूकेडी की स्थिति ये है, न विपक्षी की भूमिका में है, न पक्ष की भूमिका में है। यूकेडी को स्वयं आज पता नहीं है कि यूकेडी की दिशा किस ओर जा रही है, और समय का तकाजा है। आज नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, और जिन लोगों ने वास्तव में संघर्ष किया उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड प्रदेश के बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर किसी ने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। जब उस आंदोलन का परिणाम स्वरूप हमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, तत्कालीन एनडीए सरकार ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करके दिया, इसको व्यवस्थित करने का कार्य हम सबका है।
आज व्यवस्थित नहीं हो पाया। आप अगर सिर्फ मात्र प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे तो उसके कहीं न कहीं भागीदार आप भी हैं, इसलिए कि 3 सरकारों में यूकेटी की प्रत्यक्ष भागीदारी रही है और वो छुपाने वाला विषय भी नहीं है। तो इसलिए अगर कहीं पर गलत हुआ है तो उस गलत के जिम्मेदार आप भी उतने हैं, जितने अन्य दलों को आप गलत बोल रहे हैं उतने बड़े जिम्मेदार आप भी हैं। और यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। कांग्रेस के 2012 से लेकर 17 का कार्यकाल देखेंगे, जो हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जो जनता के बीच चर्चित चेहरे भी हैं और जनता ने उनको स्वीकार भी किया, माननीय हरीश रावत जी, आज अगर उनका कार्यकाल आपके आप आकलन करेंगे तो उनके कार्यकाल में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई कि कांग्रेस के अंदर विद्रोह पनपा, कांग्रेस कहीं पर खड़ी नहीं दिखी सरकार में शासन करते हुए। और पिथौरागढ़ जिले की बात करें, उत्तराखंड तो क्या जाए आपके चंद पिथौरागढ़ को लेकर बहस कर दिया। इस पिथौरागढ़ से धारचूला विधानसभा से हरीश रावत जी विधायक निर्वाचित हुए, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ विधायक निर्वाचित हुए। सारी जनता ने उनके पक्ष में मतदान किया कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हैं और वो इस जिले का यहाँ पर विकास करेंगे। आज स्थिति उसी धारचूला विधानसभा में जाएंगे तो सड़कों का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। और वहाँ पर जो भी आज वर्तमान में जो भी विकास से संबंधित जो हमारी वहाँ पर योजना है उनको आगे बढ़ते हुए पा रहे, तो इस शासनकाल में वो चीज़ें आगे बढ़ रही है, नहीं कि तब बढ़ी थी। तब आपके पास कुर्सी थी, सत्ता थी, तब आपने जो है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया। आज आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि भाई कोरोना काल में इतना बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल एक लागू किया, जारी किया। उस होप पोर्टल में जो प्रावधान कर रखा है, जो हमारे भाई बंधु बाहर के अन्य प्रदेशों से आए उनके लिए जिसकी जैसी काबिलियत है, जिसकी जैसी योग्यता है और विषय सबके रोजगार को लेकर कर रहे हैं, हमें चिंता उन लोगों की है जो आईटी सेक्टर से प्रभावित होकर जिनके जॉब दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े महानगरों में जिनके जॉब समाप्त हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो है कैसे रोजगार उपलब्ध हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में यह चिंता कर रही है कि उस होप पोर्टल के माध्यम से जितने भी लोग प्रभावित हैं उन लोगों का जब पूरा बायोडाटा आ जाएगा, जब उनका सरकार उसका संज्ञान लेगी और लोगों को जिसकी जैसी काबिलियत है उसको उस हिसाब से रोजगार मिलेगा। और एक कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता महोदय की तरफ से विषय आया था इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ का विषय आया था। उस पर मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की पहले से ही नीयत रही कि ये भ्रामक राजनीति करती है और जनता को बरगलाने का काम करती है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में आज की तिथि में भी 2 की 2 फैकल्टी जीवित है, चाहे सिविल के हो चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, दोनों फैकल्टी जीवित है। उस पर सरकार ने संज्ञान इसलिए नहीं लिया है कि उस पर यहाँ पर प्रवेश नहीं हुए, इस वजह से सरकार ने संज्ञान लिया है। और हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार किसी भी कीमत पर इस फैकल्टी को पिथौरागढ़ में बंद नहीं होने देंगी। और जो सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य भवनों में संचालित हो रहा है उसकी बिल्डिंग भी निर्माणाधीन है, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारा प्रयास है कि शीघ्र ही शीघ्र जितनी जल्दी हो सके नए भवन में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हो, ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड की सरकार कर रही है। और जो यहाँ पर कोरोना काल को लेकर जो यहाँ पर विषय आए हैं कि यहाँ पर क्वारंटीन सेंटरों का विषय आया है, आपको मैं बता दूं जब यहाँ पर बैठकों का दौर चला, शासन ने नीतियाँ बनाई कोरोना काल को लेकर, मैंने आपको बता दें सबसे पहले हमने जनता की स्वास्थ्य की चिंता की। आज हमें खुशी होती है कि कहीं पर भी संक्रमण इस स्तर पर नहीं फैला है कि हम कहें कि इससे हमारा कोई जिला बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया या बहुत लोग जनसंख्या के आधार पर अगर हम माने तो 1 करोड़ से अधिक हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या, तो इस 1 करोड़ से अधिक में कोई जनता के बीच ऐसा कोई संक्रमण नहीं फैला कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे हम कहें कि ज़्यादा स्तर पर यह संक्रमण फैला है। इसी जिले में क्वारंटाइन सेंटरों की जो मैं व्यवस्था बता रहा हूँ आपको विस्तार से इस पर बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत इसमें असमंजस की स्थिति बन सकती है। गाँव घरों में जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर है वो जिला मुख्यालय में और उसके साथ साथ जो तहसील मुख्यालय हमारे पूरे जनपद में, उन तहसील मुख्यालयों में लगभग ऐसा हर तहसील में 2-4 संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर है। जो ग्राम पंचायतों में जिनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं किया गया, उनको जो है गांव में होम क्वारंटाइन जिनको हम बोलते हैं होम क्वारंटाइन किया गया। लेकिन इस पर एक जो कठिनाई आई, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी जिनको ग्राम प्रधान कहते हैं, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य है, इन लोगों की तरफ से एक विषय प्रशासन के सामने यह आया कि किसी भी गाँव में
जो गांव की बसावट है, उस बसावट में कोई भी गांव में, किसी भी गांव में घनी आबादी के बीच व्यक्तियों के मकान स्थापित है। उन मकानों में कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा तो उन मकानों में सीधे न रह के सीधे जो ग्राम पंचायतों में ऐसे सार्वजनिक स्थल चयनित थे जिसमें प्राइमरी विद्यालय थे, जूनियर हाई स्कूल थे, इंटर कॉलेज थे, ग्राम पंचायत के अपने भवन थे, जो भी ऐसे वहाँ पर भवन थे जिनको सार्वजनिक भवन थे जो उस ग्राम पंचायत में स्थापित थे। तो उन ग्राम पंचायतों में वहाँ पर जो है प्रधानों के माध्यम से वहाँ पर क्वारंटाइन करने का विषय आया था। यह मांग जनता की तरफ से आई, इसको स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। वो होम क्वारंटाइन के नाम पर ही वहाँ पर भी है, लेकिन ग्राम प्रधान को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक ग्राम प्रधान को स्वास्थ्य समिति का जो पैसा आता है 5,000 के तौर पर वो दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष जो हमारा आपदा राहत कोष है उससे प्रत्येक ग्राम प्रधान को 10,000 दिया। उसके बाद जो ग्राम पंचायतों की अपनी फंडिंग है, चाहे हमारा राज्य वित्त का विषय हो चाहे 14वें वित्त का विषय हो, जो पैसा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में आता है, सरकार ने प्रावधान किया जिस ग्राम पंचायत में जितनी भी धनराशि आई हो, अगर कोई ग्राम पंचायत है, कोई उदाहरण के तौर पर यहीं का दौला का ही उदाहरण है, अगर इस ग्राम पंचायत में अगर 2 लाख की राशि प्रधान के पास आई तो उसका निर्धारण किया गया कि उस 2 लाख में से 10% राशि आप जो है जो क्वारंटाइन सेंटर जो आपके वहाँ स्थापित किए गए तो उसके रखरखाव के लिए, उनके आगो व्यवस्थित करने के लिए उस पर व्यय कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान सरकार ने किया, उसका शासनादेश और जियो शासन ने भी से भी जारी हुआ और जिलाधिकारी ने अपने स्तर से सभी खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों तक यह जानकारी आप अवश्य दें करके। उसके साथ जो भोजन का विषय आप बता रहे हैं ग्राम क्वारंटाइन सेंटरों में, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ग्राम प्रधान जहाँ पर अधिक संख्या में कोई व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है, अगर उनको किसी भी स्तर से दिक्कत आती है या खाने में कोई परेशानी होती है तो वहाँ का जो नोडल अधिकारी है वो तो क्षेत्रीय पटवारी को बना देता है। क्षेत्रीय पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और उस क्षेत्र के ANM और वहाँ के जो है आशा हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सबकी ड्यूटी निर्धारित कर रखी कि आपने उस क्वारंटाइन सेंटर में देखना। और जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रधान को लगता है कि वो इनको खाना खिलाने में असमर्थ है तो वो तुरंत जो है प्रशासन को इसकी सूचना दे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। जब ऐसी व्यवस्था कर रखी है तो वहाँ पर अगर सूचना आती, सारे जो भोजन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो रही है। और जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर है, आप किसी भी विकास खंड में चले जाइए, पिथौरागढ़ के जनपद की किसी भी तहसील में चले जाइए, एक संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर ऐसा नहीं जहाँ पर खाने की शिकायत आए हो, जहाँ पर व्यक्तियों को खाना समय से न मिला हो, ऐसा विषय कहीं से कहीं तक नहीं आया। अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि 5,000 रुपया पहले दिया, 10,000 रुपया 5,000 स्वास्थ्य समिति को दिया, 10,000 रुपया सरकार ने। जहाँ तक मेरी जानकारी है न 5,000 उनके पास आया न 10,000 उनके पास आया। एक दूसरी बात, 14वें वित्त आयोग का पैसा है वो प्रधान उसमें से खर्च कर सकता है। अध्यक्ष जी तो स्वयं प्रमुख रहे हैं, 9% के लगभग खर्च करता है। कंटिंजेंसी जो का पैसा होता है 2% उसका ऑडिट में जा 7% खर्च कर सकता है। अभी तक वो खाते ओपन नहीं हुए, विगत वर्ष का पैसा भी डंप है और इस वर्ष का पैसा भी डंप है। उसके कई कारण हैं। सरकार समय पर वो काम नहीं कर पाई और न उनके खातों से पैसा निकल रहा है, अभी तक नहीं निकल रहा है। तो ठीक है, आप कह दीजिए, मैंने कहा ना आप सत्ता में हैं, आपकी बात को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन यथार्थ हमने देखा है, हम तो गांव-गांव गए हैं, देखा है कहाँ कहीं आप ही देखिए प्राइमरी स्कूल को आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, क्या स्थिति उनके बाथरूम की जो टॉयलेट है उनकी स्थिति आप ही देख लीजिए क्या स्थिति। इंटर कॉलेज को आपने बनाया ग्रामीण क्षेत्र के, एक टॉयलेट उनका है, उसमें कितने लोग जाएंगे, आपने 25-30 लोग रख दिए। हमारा कहना ये था कि आप सब कुछ काम करिए, आप समय पर उनको लाते, समय पर आप व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेते, आप प्रधानों को इंचार्ज बना देते, आपने एक टीम बना दी होती पूरी प्रधानों के साथ साथ आप ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक को लगा देते, पंचायत मंत्री को लगा देते, आप दूसरे पटवारी को लगा देते, टीम वर्क होता। आपने सब कुछ प्रदान किया। अभी परसों मैं अपने गांव का एक केस होता तंबाकू बढ़ावे का, ज्ञानपानी एक स्कूल है, अध्यक्ष जी ने उद्घाटित किया उसको, उस स्कूल में एक लड़का क्वारंटाइन था, वो बीमार हो गया। 3 दिन तक हम प्रशासन को 104 भी कहते रहे, 108 भी फोन करते रहे, कल गाड़ी गई, कल उसको लाके तब डिस्ट्रिक्ट में भर्ती कराया, कल तक सैंपलिंग नहीं हुई थी उसकी, आज उसकी सैंपलिंग भी होगी। ये स्थिति है।
और मैं तो अध्यक्ष जी को भी निवेदन करूंगा कि यथार्थ को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। भाई सत्ता पक्ष आप हैं, व्यवस्थाएं आपने करनी है, व्यवस्थाएं करने में निश्चित रूप से दिक्कतें होती हैं, हुई होंगी दिक्कतें, हम ये नहीं करें कि दिक्कतें नहीं होती, शासन हमने भी चलाया, दिक्कतें होती हैं, स्वाभाविक बात है। एकदम आप इतनों की व्यवस्था कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन यथार्थ को स्वीकार भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के बयान आप सब ने देखे हैं, सब जगह मीडिया में चले। आज सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कह रहे मैं तो नहीं लाता, सुबह कह रहे मैंने बस लगा दी, दिल्ली बस भेज दी है, शाम को कह रहे नहीं हमारी कोई बस नहीं आएगी, आज ट्रेन चलेगी कल नहीं चलेगी। ये सारे विरोधाभासी बयान आए हैं, लेकिन जो स्थिति है आज भी आपके जो रूरल के ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर हैं वो उनकी बड़ी बदहाली से गुजर रहे हैं, उसमें अभी भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।